हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, आपके जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहेंगे। देखिए, कल एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। एक लड़का आया और अचानक से पूछा कि सर, मैं दिन भर ना जाने कितनी वीडियो देख लूँ, कितना हूँ मोटिवेशनल लाइन्स पढ़ लूँ, बट मैं मोटिवेट नहीं रह पाता हूँ और अपने काम को अच्छे से कर नहीं पाता हूँ। तो प्लीज़ मुझे कुछ बताइए। तो देखिए, मेरा इस पर ओपिनियन क्या है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन कि सबसे पहली बात कि अपनी तुलना किसी और से करना बंद कीजिए। हम जीवन में, पता है, पूरे दिन अगर किसी को देख लें अच्छे तरीके से कपड़े पहने हुए, कुछ अच्छा तरीके से आकर्षक दिखते हुए, तो अपनी तुलना तुरंत करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मेरे पास इस इतने महंगे कपड़े क्यों नहीं है, गाड़ी क्यों नहीं है। मतलब अपनी तुलना न जाने ऐसी ऐसी चीज़ों से करने शुरू कर देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, सपना जीवित होके देखना ये और अच्छी बात है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन जीवित होके देखना और अच्छी बात है। हम बेहोशी में सपना देखना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत, मतलब एक तरीके से क्या कहा जाए कि बेकार की चीज़ें हैं। मतलब इस पे इसका कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन में। तो सीधी सी बात है कि आप अपना रोल मॉडल स्वयं हैं और अपना रोल मॉडल स्वयं अपने आप को चुनिए। आप यार जैसे भी हैं, जिस तरह से भी, आपका रंग रूप क्या है, काले गोरे हैं कि कैसे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। जिस दिन आप अपने साधे को प्राप्त कर लेंगे, आप सबसे बड़े हीरो, यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े हीरो बनेंगे आप एग्ज़ाम्पल में न जाने कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे, आपके अंदर ऐसे कितनी सारी जानकारियाँ होंगी जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुसरण ना करके, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको हम बार बार ना पढ़ के क्या करते हैं, अपने भविष्य की कल्पनाओं में गुम रहते हैं और वर्तमान ऐसे ही विनष्ट होता चला जाता है। तो प्लीज़ एक बार बस मैं यही बात कहना चाहूँगा फिर से कि अपनी तुलना किसी से ना करें। आपको बाहरी बहुत सारी लाइनें आप पढ़ लेंगे, बहुत सारे वीडियो देख लेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो मोटिवेट करेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तक उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा जब तक आप इंटरनली आप सेल्फ अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आप किस काम में माहिर हैं, उस काम को जी जान से कीजिए। आप एक रास्ता पकड़िए। मतलब ये नहीं रहता है कि आप कितने धीरे चलते हैं, दूसरे से कितने धीरे चल रहे हैं। मतलब ये है कि आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है। तो इस बात पे गौर कीजिए कि आप कैसे चल रहे हैं, है ना, और आपका टारगेट क्या है। जब तक स्वामी विवेकानंद की वो लाइनें बहुत ही अच्छी लगती हैं कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि साध्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो प्लीज़, बहुत ऐसे महान व्यक्तित्व है जिसको अनुसरण कर सकते हैं अपने आप में। और मैं तो कहता हूँ कि आपका एक व्यक्तित्व खुद ही ऐसा होना चाहिए जो अंत में आपकी जो आने वाली पीढ़ी है आपकी कहानियाँ खुद पढ़े और खुद मोटिवेट होना शुरू करें। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप खुद कर सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य को ही हम पढ़ने वाले हैं। ये जो मैप देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य में हमने ये पढ़ा था कि उसके जीवन किस तरीके से व्यतीत होता है। जीवन व्यतीत के क्रम में हमने देखा था कि चंद्रगुप्त का जो जन्म होता है वो कहीं और होता है। उसके बाद उसे गोपालक खरीद के लेके जाता है। फिर उसके बाद से वो किसी व्यापारी को बेच देता है। ऐसे मतलब उसका जीवन व्यतीत होता रहता है। तो सोचिए कि ना तो उसको परिवार का प्यार मिलता है अच्छा से, ना उसे माँ का प्यार मिलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास है और बावजूद उतनी विकट परिस्थितियों में एक शासक बनना, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती है और सिर्फ मौजूद होने से नहीं बल्कि उसके प्रति अपने आप को परिष्कार करना पड़ता है, पराकाष्ठा पे अपने आप को उतरना पड़ता है। तो ये बात अलग है कि उसको एक गुरु मिल गए और बहुत बेहतर गुरु मिल गए। आपको भी मिल सकते हैं, आप अपना स्वयं गुरु भी बन सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग पीरियड में, और तलाश करेंगे तो कि बेहतर गुरु भी मिल सकते हैं। तो उस चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से हम बहुत सारी चीज़ों को अनुसरण कर सकते हैं, अशोक के जीवन के बहुत सारी चीज़ों को अनुसरण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि सेल्फ मोटिवेटेड है। चलिए आइए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बिहार स्पेशल सीरीज़ में हम देख चुके हैं कि
किस तरीके से मगध साम्राज्य का विस्तार होता है। और मगध साम्राज्य के विस्तार में हम ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैप उस समय के मौर्य साम्राज्य का मैप है। कितना मौर्य साम्राज्य का जो है विस्तार हुआ है, किस तरीके से विस्तारित क्षेत्र है ये। तो एक समय ऐसा होता है कि जो हेरात, कंधार और बलूचिस्तान और मरकान का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा सिकंदर के द्वारा जीता गया रहता है। और सिकंदर के द्वारा जीतने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में पुनः इस पर चढ़ाई करना सोचता है। लेकिन उसकी सामना किससे होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी हिंद कुश पर्वत क्षेत्र में उसे हरा देता है। और जब हरा देता है तो ये सारा क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में। तो इस तरीके से इसके सीमाओं का विस्तार इन क्षेत्रों तक हो जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, वर्तमान क्षेत्र, ये ईरान तक है। तो ईरान तक इसका क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो सौराष्ट्र तक इसका विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है। इसका साक्ष्य हमें गिरनार अभिलेख में भी मिलता है। ठीक है, गिरनार अभिलेख में भी। और ये बात उस समय मिलता है, ये भी एक साक्ष्य मिलता है कि उस समय एक पुष्यगुप्त नामक कोई व्यक्ति होता है जो कि राज्यपाल होता है चंद्रगुप्त का, और वहीं सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। ठीक है, और उसके बाद हम इधर देखें दक्कन के क्षेत्रों में, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में उत्तरी कर्नाटक तक इसका क्षेत्र विस्तार देखने को मिल जाता है। क्योंकि इसे एक साक्ष्य की प्राप्ति होती है। कौन सी साक्ष्य? जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होता है, तो इन्हीं क्षेत्रों में आकर अपने प्राण को सलेखना विधि, यानी कि जैन धर्म का जो सलेखना विधि होता है, उपवास जिसको बोलते हैं, उपवास विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग देना, तो उस विधि से अपना अंतिम जीवन का अंतिम पड़ाव यहीं समाप्त करता है। और तो इससे प्राप्त जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मगध का साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का, वो इन क्षेत्रों तक विस्तारित था। और ये इधर जो है मगध तक इसका क्षेत्र विस्तारित था। तो कुल मिला के ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तारित क्षेत्र है। उसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य के अगर जीवन के मूल्यांकन की बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन का मूल्यांकन एक माने कम शब्दों में करना चाहें तो 320 से 185 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का नींव रखता है। इसे भारत के मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूनानियों के प्रभुत्व से उस समय मुक्ति दिलाने का जो कार्य था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करी थी, और इसलिए उसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर अपना अधिकार करने के बाद उसे किस तरीके से विस्तारित करता है, ये हम बहुत बढ़िया से देख चुके हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं, जैसे चाणक्य साहब थे, चाणक्य से संबंधित एक बुक होता है, किताब होता है, उसका नाम होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, और इससे प्रश्न बनाए गए हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं अर्थशास्त्र से, कि अर्थशास्त्र राजनीतिक जीवन पर आधारित था कि जो है आर्थिक जीवन पर आधारित था, या फिर किससे संबंधित था। तो ये पूरा का पूरा अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य का जो भी प्रशासन व्यवस्था है, उस प्रशासन व्यवस्था को इसमें बताया गया है कि उसके राजनीतिक जीवन किस तरीके से होते हैं। उसी संदर्भ में एक बुक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिका मेगास्थनी, जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में मेगास्थनीज जो आता है, तो मेगास्थनीज ने उस समय इंडिका की रचना की, और इंडिका में बताया कि राजधानी पाटलिपुत्रा नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा जो है उसमें करी, और बताया कि इसमें प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी जो स्वरूप देने का काम करता है वो अशोक करता है, क्योंकि आगे अशोक को पढ़ने वाले हैं। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में चंद्रगुप्त जो है रहता है, और उसके शासन के अंत में मगध में 12 वर्षों का विशाल आकार भी पड़ता है। लास्ट में वो मतलब जैन परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा ये कहता है कि जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो जाता है, और भद्रबाहु के द्वारा उसने शिष्यता ग्रहण करी अपनी। और उसके बाद क्या होता है कि 298 ईसा पूर्व में माने ये अप्रोक्स मान के चला जाता है
कि वो जैन विधि के द्वारा माने सलेखना विधि के द्वारा श्रवणबेलगोला में जाके अपना प्राण त्याग देता है। श्रवणबेलगोला की एक छोटी सी पहाड़ी आज भी है जो चंद्रगिरी पहाड़ी कहलाती है। यहाँ चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर है और बाद के कई लेखों में भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मुनि को माने उल्लेखित किया गया है, बताया गया है। तो पूरा का पूरा एक हम ये मैप के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीके से अपने साम्राज्य के विस्तार करता है। आगे की कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं चाणक्य को, कि चाणक्य का क्या योगदान रहता है मगध साम्राज्य में। तो एक एक करके चाणक्य को पढ़ने वाले हैं और चाणक्य के साथ साथ हम देखने वाले हैं बिंदुसार जो उत्तराधिकारी के रूप में आता है। किसके? तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में आता है बिंदुसार। उसके बाद का जो उत्तराधिकार जो होता है अशोक होता है। अशोक के संदर्भ में कलिंग युद्ध जो बहुत ही एक तरीके के उस समय का मशहूर युद्ध होता है, तो ये उस युद्ध को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अशोक के धर्म नीति को पढ़ेंगे, विदेश नीति को पढ़ेंगे, उसके शिलालेख और जो भी अभिलेख हैं उन सारे अभिलेखों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आने वाले जो सीरीज को हम देखने वाले हैं उसमें इन सारी चीज़ों को एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर और ये कड़ी आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा होगा तो स्प्रेड कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप एक छोटा सा सपोर्ट आपका मुझे मोटिवेट करेगा और मैं अपने काम को और अच्छे से करूँगा। तो प्लीज़ इसमें ना तो आपका कॉस्ट पे करना है और ना ही आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोई कहीं दूर जाना है या फिर कुछ ऐसा एक्सटर्नल वर्क करना है जिससे कि इसमें आपके कुछ इसमें कुछ आपकी एक्सपेंसिव चीज़ें खर्च हो। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद बेसब्री से सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।